हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिटिंग यानी अंक छड़ के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाली हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हो या डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 60 तक क्वेश्चंस हो गए थे, 61 क्वेश्चन लेते हैं। क्षय संपत्ति का अर्थ है वेस्टिंग एसेट्स मींस which decreases in value, the value of which is decreases due to constant use, market price of which is reduced, none of above। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो क्षय संपत्ति होती है वो क्या होती है। आपने पढ़ा होगा संपत्तियाँ कई तरह की होती हैं। स्थायी संपत्तियाँ फिक्स्ड एसेट हैं, करेंट एसेट हैं, फ्लोटिंग एसेट जिसको बोलते हैं चल संपत्ति, वेस्टिंग एसेट है, इंटेंगिबल एसेट है, आदर्श संपत्तियाँ तो कई तरीके की होती हैं। तो उसी में क्षय संपत्ति जो होती है वो उसका अर्थ क्या होता है, जिनका मूल्य घटता है, जिसका मूल्य निरंतर उपयोग के कारण घट जाता है, जिसका बाजार मूल्य कम हो गया है या फिर उपयोग में से कोई नहीं। तो वो संपत्तियां जिनका मूल्य निरंतर उपयोग के कारण क्या होता है, कम होता जाता है, वो हो जाती हैं क्षयी संपत्तियां। जैसे कि धातुओं की खानें होती हैं, आपने सुना होगा, मिट्टी के तेल के कुएं होते हैं, वो सब हो जाती हैं क्षयी संपत्तियां। जैसे जैसे उनमें से हम निकालते जाते हैं वो उनका मूल्य क्या होता है, कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षक है, ऑडिटर इज अ वैल्यूअर, नॉट ए वैल्यूअर, एक्सपर्ट, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो अंकेक्षक होता है एक मूल्यांकक होता है, एक मूल्यांकक नहीं होता, विशेषज्ञ होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अंकेक्षक होता है वो एक मूल्यांकक नहीं होता, नॉट ए वैल्यूअर। अंकेक्षक का काम सिर्फ ये देखना होता है कि जो विशेषज्ञों ने, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो भी वैल्यूएशन किया है एसेट का वो सही किया है या नहीं किया है या किन नियमों के अनुसार किया है, ये देखना अंकेक्षक का काम होता है। तो इसलिए वो एक मूल्यांकक यानी कि वैल्यूअर नहीं होता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादित वस्तु के नाम या चिन्ह के लिए सरकार द्वारा पंजीकरण को कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर ए नेम ऑफ मार्क ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स इज टर्म्ड एज पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं तो उसके नाम या चिन्ह के लिए जो सरकार द्वारा पंजीकरण किया जाता है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है, तो क्या कहलाता है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर पंजीकरण। तो वो हो जाता है ट्रेडमार्क। जब किसी भी जो आपका ब्रांड होता है उसको जब रजिस्टर्ड करा लिया जाता है तो वो ट्रेडमार्क बन जाता है। कुछ कंपनियां जो उस नाम से ब्रांड निकालती हैं उसी को रजिस्टर्ड करा लेती हैं, वही उनका ट्रेडमार्क बन जाता है। जैसे कि बाटा कंपनी है तो बाटा का नाम ही उसका ब्रांड है और वही उसका क्या है, ट्रेडमार्क भी। आपने देखा होगा तो ये बाटा थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा होता है, वही उसका ट्रेडमार्क भी होता है। कुछ कंपनियों का ब्रांड अलग होता है और उनका ट्रेडमार्क अलग होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्धृत मूल्य संबंधित है, कोटेड प्राइस इज रिलेटेड विद शेयर्स, स्टॉक, गुडविल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो उद्धृत मूल्य होता है वो किससे संबंधित होता है, अंश से, स्टॉक से, ख्याति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो कोटेड प्राइस होता है वो संबंधित हो जाता है शेयर से। जो भी शेयर्स जो होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वो कोटेड शेयर्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुधन का मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाना चाहिए। वैल्यूएशन ऑफ लाइव स्टॉक शुड बी मेड बाय एक्सपेक्टेड एज मेथड, एवरेज एज मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, नन ऑफ दीज। तो जो पशुधन होता है उसका मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है, अपेक्षित आय विधि, औसत आय विधि, पुनर्मूल्यांकन विधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पशुधन होता है, लाइव स्टॉक होता है, उसका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो हो जाता है पुनर्मूल्यांकन विधि यानी कि रिवैल्यूएशन मेथड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति के प्रतिस्थापन के लिए कौन सा कोष बनाया जाता है। विच फंड इज क्रिएटेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, रिजर्व फंड, डिप्रिसिएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन पूछा जो संपत्ति होती है एक टाइम के बाद क्या होता है, वो बेकार हो जाती है, प्रचलित हो जाती है, तो उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पर जब उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत आती है तो ऐसा कौन सा फंड बनाया जाता है जिसमें इतनी राशि होती है कि उससे हम आसानी से उस संपत्ति को, उस एसेट को रिप्लेस कर सके। संचय कोष, ह्रास कोष, निवेश कोष या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाता है आपका डिप्रिसिएशन फंड यानी कि ह्रास कोष। इसमें क्या होता है, पर ईयर कुछ जो अमाउंट होता है वो ट्रांसफर किया जाता रहता है। उसके बाद जो भी संपत्ति, जो भी एसेट है उसके समाप्त होने का वक्त जब आता है, क्योंकि एक जो एसेट होती है ना उसका एक जीवन काल होता है, एक उसकी लाइफ होती है, कितने साल वो संपत्ति चलेगी, उसके बाद वो संपत्ति खराब हो जाती है या समाप्त हो जाती है। तो उस टाइम पर जब संपत्ति के समाप्त होने का टाइम आता है तो इतनी राशि इकट्ठी हो जाती है कि उससे नई संपत्ति को खरीदा जा सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्रास का मुख्य कारण है, द मेन कॉज ऑफ डिप्रिसिएशन इज।
यूज़ ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट, थेफ्ट ऑफ एसेट, नन ऑफ दिस। तो ह्रास का जो मुख्य कारण हो जाता है वो होता है संपत्ति का उपयोग करना, यूज़ ऑफ एसेट। जैसे जैसे आप किसी भी एसेट को यूज़ करते जाते हैं तो क्या होता है, वो संपत्ति पुरानी होती चली जाती है। नॉर्मल से अगर एग्जांपल हम ले लें, जैसे कि बाइक है, गाड़ी है, स्कूटी है, हम चलाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो संपत्ति स्कूटी ख़राब होती चली जाती है और एक टाइम के बाद उसकी कोई भी मार्केट वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर आप उसे सेल करेंगे तो वहाँ पर मार्केट में उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। या नॉर्मल इस तरह से समझ लीजिए, जैसे आप कोई भी स्कूटी आपने अभी खरीदी, उसको 5 वर्ष बाद अगर आप बेचेंगे तो क्या होगा, उससे आधे जो उसके रेट होंगे ना, उससे भी कम पर बिकती है। तो उसमें क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो घट जाती है। तो किस लिए घटेगी, को यूज़ करने से या कुछ समय गुजर जाने से। कई कारण होते हैं ह्रास के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹15,000, स्क्रैप वैल्यू इज ऑफ ₹3,000 एंड एक्सपेक्टेड लाइफ इज 4 years, देन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी। यदि किसी मशीन का क्रय मूल्य जो है वो 15,000 रुपये है, उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 3,000 रुपये है और अपेक्षित जीवन 4 वर्ष है, तो ह्रास की राशि होगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको निकालना है कि डिप्रिसिएशन कितना होगा। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बता रखा है, स्क्रैप वैल्यू बता रखी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें से जो कॉस्ट प्राइस है स्क्रैप वैल्यू को लेस कर देंगे और जो भी जीवन का वर्ष दे रखे होंगे उसके 4 वर्ष हैं उससे डिवाइड कर देंगे। 15,000 में से 3,000 लेस हो जाएगा, कितना आएगा, 12,000। उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। यही हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचय बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। Which of the following is the object of creating reserve to make financial position strong of the company, increasing working capital, replacement of assets, both A and B। तो संचय जो होता है क्या कैसे बनाया जाता है, जो लाभ होते हैं उसी में से संचय बनाया जाता है। तो उसका उद्देश्य क्या होता है, कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना, बिल्कुल सही है। संचय से क्या होता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है वो स्ट्रांग होती है। कार्यशील पूंजी में वृद्धि के लिए, बिल्कुल सही है। संपत्ति का प्रतिस्थापन, तो संपत्ति का प्रतिस्थापन नहीं इसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोजन का उद्देश्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन, अरेंजमेंट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, अरेंजमेंट ऑफ नॉन लायबिलिटी, अरेंजमेंट फॉर बैड डेब्ट, ऑल अबव। तो जो आयोजन होता है उसका क्या उद्देश्य होता है, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की व्यवस्था करना, ज्ञात दायित्व के लिए व्यवस्था, अशुद्ध ऋणों की व्यवस्था या फिर प्रोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपने इससे पहले क्वेश्चन में देखा वहाँ पर संचय था, रिजर्व था, यहाँ पर प्रोविजन पूछा गया है। तो दोनों के पीछे बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। जो रिजर्व होता है, संचय होता है, किसी अनिश्चित दायित्व के लिए बनाया जाता है और जो आयोजन होता है वो निश्चित दायित्व के लिए हम बनाते हैं। हमको पता होता है कि इससे संबंधित हमारे पास लायबिलिटी आएगी तो उसके लिए पहले से ही हम प्रोविजन कर लेते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर इसका क्या उद्देश्य होता है, अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास की व्यवस्था के लिए, सही है। ज्ञात दायित्वों के लिए पहले से हमें पता होता है कि कौन से दायित्व हैं, और अशुद्ध ऋणों की व्यवस्था के लिए। तो तीनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।